तो स्प्रिंग मास ऑसिलेटर पर हम लोगों ने अपना डिस्कशन शुरू किया था प्रीवियस लेक्चर में, और उसके कुछ बेसिक जो कंसिडरेशंस हैं, ये टाइम पीरियड कैसे लिखा जाएगा, स्प्रिंग कट करने पर किन कंडीशंस को हमें ध्यान देना है, और कैसे कट किए गए पार्ट के लिए हमें नया फोर्स कांस्टेंट लिखना है, फ्रिक्वेंसी कैसे लिख सकते हैं, और स्प्रिंग की सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशंस को कैसे हैंडल किया जाता है। तो ये सारा बेसिक जो है हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया था। अब आज की क्लास में हम कंटिन्यू करते हैं अपने मॉड्यूल के दिए गए क्वेश्चंस के साथ। हालांकि कल मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 करवा दिया था, ठीक है। आज मैं आगे कंटिन्यू करूंगा, देखते हैं हम लोग 12, 13, 15 कहाँ तक जा सकते हैं। जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पॉसिबल है उतने कर लेंगे। वैसे तो मैंने स्प्रिंग मास सिस्टम पर टोटल 31 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको मॉड्यूल में प्रोवाइड किए हैं। हर एक क्वेश्चन मैं इंडिविजुअली सॉल्व करूंगा, आपसे आपका ओपिनियन भी पूछूंगा सॉल्यूशन बनाते वक्त, और कंसेप्चुअली बातों को अच्छे से क्लियर करते हुए हम लोग अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो लेट्स कंटिन्यू विद द सेकंड क्वेश्चन। इसमें हमको ये कहा जा रहा है इफ द टाइम पीरियड ऑफ द सिस्टम इज टी, तो ये जो सिस्टम दी गई है इसका टाइम पीरियड टी है, देन फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंगल स्प्रिंग मास अरेंजमेंट इन टर्म्स ऑफ टी। तो फिलहाल तो हमें इसका टाइम पीरियड लिखने आना चाहिए। फिर क्वेश्चन ये कहता है कि अगर इसमें से एक ही स्प्रिंग यूज की जाती है दोनों में से, तो फिर उसका नया टाइम पीरियड हमें मेंशन करना है, बट वो टी की टर्मिनोलॉजीज में होना चाहिए। व्हाट वी फाइंड इन दिस केस के ये दोनों जो स्प्रिंग्स हैं ये सीरीज में कनेक्ट, ठीक है। माइक ऑफ रखो जरा, किसका माइक ऑन है देखो। तो ये जो दोनों स्प्रिंग्स जो हैं ये सीरीज में कनेक्टेड है। अगर ये सीरीज में कनेक्टेड हैं तो फिलहाल के केस में इसके लिए मुझे के सीरीज अगर मैं लिखता हूं तो वो होना चाहिए k/2। क्या कहते हो बेटा? क्योंकि सीरीज में जब हम लोग जोड़ते हैं तो ऐसे लिखेंगे ना, 1/k सीरीज इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2। अब देखिए हर बार इसे सॉल्व मत करने लगाइए मुझे। तो k सीरीज इज इक्वल टू, फिलहाल के हिसाब से देखेंगे तो ये हो गया 1/k प्लस 1/k, ठीक है। सो दैट विल बिकम 1/k सीरीज इज इक्वल टू 2/k, therefore the series value will come out to be k/2। Yes. जब दो अलग अलग स्प्रिंग्स यूज होते हैं ना तो हम इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला ऐसे भी बना सकते हैं, k सीरीज इज इक्वल टू k1 k2 divided by k1 plus k2। k1 प्लस k2। ये हम लोग प्रीवियस क्लासेस में इस तरीके की कंडीशंस देख चुके हैं, तो मैं उसे अलग से हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ। पहले मुद्दे की बात यह है कि इस कॉम्बिनेशन में अगर मैं इफेक्टिव k लिखना चाहूँ, सीरीज वैल्यू ऑफ k लिखना चाहूँ, तो वो k/2। तो जरा सोचिए कि इसका टाइम पीरियड इफ आई वांट टू मेंशन, जो कि t बताया गया है, तो वो मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा ना, 2π अंडर रूट में जो मास मेरे पास है वो डिवाइडेड बाय k की बजाय मुझे लिखना चाहिए k सीरीज। तो इसे अगर मैं सॉर्ट आउट कर लेता हूं तो आंसर आता है 2π अंडर रूट में 2m/k। क्या कहते हो? Yes, sir. अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर हमने एक स्प्रिंग इस्तेमाल की, दो नहीं किए, और उसी मास को लगाया, तो फिर बताओ कि नया टाइम पीरियड क्या होगा। तो बेटा बड़ा सिंपल सी बात है, नया टाइम पीरियड को फिलहाल अगर मैं कह दूं t डैश, तो वो हो जाएगा 2π अंडर रूट में क्या चीज, m/k। अब इस पूरी चीज को देखिए और इस t के फॉर्मूले को ध्यान से देखिए, तो क्या आपको यहाँ पे खाली ये 2 फैक्टर एक्स्ट्रा नजर आ रहा है? Yes. है ना। तो इस चीज को अगर मैंने ऐसे लिखा तो चलेगा, t इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ t डैश। Yes, sir. है ना, क्योंकि 2π आ गया, m आ गया, k आ गया, खाली ये जो रूट में 2 फैक्टर है अगर मैं इसको बाहर ले लेता हूं तो जो भी बाकी चीज बची हुई है वो तो t डैश है। Yes. तो फाइनली क्या इसका मतलब ये निकाला जाएगा कि t डैश इज इक्वल टू कैपिटल T डिवाइडेड बाई √2। बस यही पूछा है हमसे कि t की टर्मिनोलॉजी में सिंगल स्प्रिंग के लिए टाइम पीरियड लिखो। वैसे बहुत ही आसान क्वेश्चन था, मैंने इस पे ज्यादा वक्त दिया देखा जाए तो। क्लियर हो गई बात?
Yes, sir. Yes, sir. ओके, आइए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। किसी को कुछ डाउट है शायद? सर एक और बार एक्सप्लेन करें? नहीं, इसको मैं एक और बार तो नहीं करूंगा, शायद तुम लेट आए तो एक और बार तो नहीं है, गुंजाइश नहीं है। यू जस्ट सी द रिकॉर्डेड पार्ट। ठीक, ओके। नाउ लेट्स गो टू द थर्ड क्वेश्चन दैट इज नेक्स्ट इन सीरीज। इसमें थोड़ा सा हमको अजीब सा अरेंजमेंट दिखाई दे रहा है। हमने यहाँ पे देखा कि स्प्रिंग सीरीज में लग रहे हैं, यहाँ पे हमने देखा स्प्रिंग तो सिंगल है लेकिन दो मासेस अटैच है ना, हालांकि एक ही स्प्रिंग है। अब हमारे सामने एक मुश्किल यहाँ ये आ जाती है कि ऐसी सिस्टम के लिए अगर मैं वाकई टाइम पीरियड लिखना चाहता हूँ तो वो तो हो जाएगा बेटा 2 पाई अंडर रूट में क्या चीज, m का मतलब यहाँ पे वो होता है कि जो मास इन ऑसिलेशन है, ये मैं आपको समझा चुका था, है ना, जो मास ऑसिलेट कर रहा है उसको लेना पड़ेगा। अब यहाँ कौन से मास को कंसिडरेशन दें, क्योंकि दोनों ऑसिलेट करेंगे। ये वीडियो में देखेंगे सिस्टम कुछ ऐसी नजर आएगी लाइक दिस। स्प्रिंग बीच में, ये वाला भी मूव करेगा, ये वाला भी मूव करेगा, बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू मूव लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस। तो फिर क्या लें, m1 लें, m2 लें, m1 प्लस m2 लें, या कोई और तरीका है? याद करिए इस तरीके के प्रॉब्लम में जहां पर हमारे पास किसी एक सिस्टम में दो अलग अलग मासेस एसोसिएट किए जाते हैं तो हम उसे एक छोटे से कंसेप्ट से सॉल्व करते हैं, उसे हम कहते हैं रिड्यूस्ड मास। रिड्यूस्ड मास का कंसेप्ट यहां पर हम लगाते हैं। तो ये जो मास यहाँ पे आ रहा है इसकी जगह पे हमको एक फैक्टर इस्तेमाल करना पड़ेगा, रिड्यूस्ड मास। ये मैं 11th में आपको बता चुका हूं, आप लॉज ऑफ मोशन की कंडीशन देखिए। विच आई वॉन्ट टू से दैट के ये जो टाइम पीरियड है इसे हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, 2 पाई अंडर रूट में ये रिड्यूस्ड मास mr डिवाइडेड बाई के। अब क्वेश्चन आता है हम mr कैसे निकालें? तो बेटा रिड्यूस्ड मास निकालने का एक फॉर्मूला है 1 अपॉन mr इज इक्वल टू 1 अपॉन m1 प्लस 1 अपॉन m2। ठीक है, विच मीन्स व्हेन आई सॉल्व रिड्यूस्ड मास इक्वेशन आई विल बी गेटिंग m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये रिड्यूस मास का फॉर्मूला है। अब इसको मैं लंबा चौड़ा कैलकुलेशन दे सकता हूँ, काफी इसमें एक्सप्लेनेशन और कंडीशंस ऑफ मोशन को लगा करके बहुत डिटेल में भी सॉल्व करवा सकता हूँ मैं इसको यहाँ पे। बट मेरे ओपिनियन में इस तरीके के क्वेश्चंस में हमेशा हमें यही एक कंडीशन इस्तेमाल करनी होती है कि वहां पे हमें रिड्यूस मास का फॉर्मूला इस्तेमाल करना होता है, दोनों मासेस का एक कॉम्बिनेशन। इन दोनों मासेस की बजाय जो मास वहां पर हम कंसिडरेशन में ले आएंगे उसे हम रिड्यूस मास कहते हैं। मतलब ये रिड्यूस मास वही रोल प्ले करेगा जो ये दोनों मासेस प्ले करने वाले हैं, चाहे वो एनर्जी कंसिडरेशंस हो, चाहे वो वेलोसिटी की मोमेंटम कंसिडरेशंस हो, या कुछ भी हो। ठीक है, तो हमें इसे याद रखना चाहिए, मेरा ये मानना है यहाँ पे। ठीक है, इसको और ज्यादा लंबा चौड़ा करके उसके अननेसेसरी कैलकुलेशन में जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप कुछ एडवांस लेवल की कंडीशंस पढ़ना चाहते हैं तो उस पर बात की जा सकती है, बट चूंकि ये जनरल लेक्चर है जो सिर्फ नीट या मेन तक को एड्रेस करता है तो मैं समझता हूँ कि हम इस चीज को याद रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। तो फाइनली हमें यहाँ पे टाइम पीरियड क्या मिलेगा, t इज इक्वल टू 2 पाई। अब मास की जगह कौन आ जाएगा, रिड्यूस मास, और रिड्यूस मास मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा डिवाइडेड बाय m1 plus m2 into k। m1 प्लस m2, ब्रैकेट लगाना नहीं भूले, और फिर ये आगे चल के आ जाएगा k। ओके विद दिस? Yes। ओके, अब एक बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन आ रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, ध्यान से देखें दिस। एक पार्टिकल है जिसका मास m है और ये अटैच किया गया है 3 अलग अलग आइडेंटिकल स्प्रिंग्स के साथ। ठीक है, जिसकी रिप्रेजेंटेशन मैं ये पुटअप कर रहा हूं आपके सामने लाइक दिस। तो 3 अलग अलग स्प्रिंग्स हैं यहाँ पे, आइडेंटिकल स्प्रिंग्स है। अब हर एक का फोर्स कांस्टेंट k बताया गया है एज पर क्वेश्चन। नाउ दिस मास m इज पुश्ड अगेंस्ट द स्प्रिंग a, मतलब इस मास को ऐसे नीचे दबा के छोड़ दिया हमने उसको। तो फिर ये पूछ रहा है कि भाई बताओ टाइम पीरियड क्या होगा। बहुत पहले ये क्वेश्चन जेई में आ चुका है मेरा ख्याल, और इसके अलग अलग वर्जन्स जो हैं अलग अलग एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, यहाँ एंगल वगैरह चेंज करके इस क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया जाता है। तो ये एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम की तरह हम देखते हैं, इसको ठीक से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसे ऐसे देखना होगा
कि इस मास को हमने कौन सी स्प्रिंग के अगेंस्ट में पुश किया है। तो हमने यहाँ किसके अगेंस्ट में पुश किया इसको? ए। ए के। ए का एक अपना मोशन वर्टिकल मिलेगा इसको, लाइक दिस, ठीक है। लेकिन जब हम इसको ए के अगेंस्ट में पुश करते हैं तो क्या बी और सी का कोई रोल नहीं है? नहीं है। है रोल, क्योंकि जब मैं इसे ऐसे नीचे पुश करूंगा तो बी भी थोड़ी सी एलोंगेट हो जाएगी और सी भी थोड़ा सा एलोंगेट हो जाएगा। यस। और ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो उसको बी की तरफ से भी अपोजिशन मिलेगा और सी की तरफ से भी अपोजिशन मिलेगा। मतलब ये तीनों के तीनों स्प्रिंग्स जो हैं वो कहीं ना कहीं इस ब्लॉक के मोशन को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करते हैं। यस। बराबर। अब हमारे जहन में एक सवाल आएगा कि ये तीनों मिलके अगर इसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन तो नहीं हो सकता, क्योंकि मोशन में आसानी नहीं हो रही है, मोशन में तो डिफिकल्टी हो रही है। क्योंकि डिफिकल्टी होने का मतलब है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन, और आसानी होने का मतलब है कि सीरीज कॉम्बिनेशन। ये मैं बता चुका हूं आपको। Yes. लेकिन एक दिक्कत ये है कि ये पूरी तरीके से पैरेलल भी नहीं माना जा सकता, क्योंकि ये जो साइड में लगे हुए स्प्रिंग्स हैं बी और सी, ये मोशन ऑफ द ब्लॉक के साथ हल्का सा टिल्टेड है 45 डिग्री में। ब्लॉक का मोशन वर्टिकल होगा। अब जरा बी को देखिए तो यहाँ 45 नीचे झुकी हुई है और इस हिसाब से ये वर्टिकल मोशन के हिसाब से, ब्लॉक के मोशन के हिसाब से ये 45 डिग्री सी भी नीचे झुकी हुई है। तो 100% पैरेलल में है हम ये भी नहीं बोल सकते। बात आ रही है समझ में आपके? यस। तो अब इसे सोचा कैसे जाए? तो इस तरीके के प्रॉब्लम को वैसे तो शॉर्टकट तरीके से सॉल्व भी किया जाता है, बट मैं वैसे नहीं जाऊंगा। मैं आपको एक दो ही स्टेप में इस चीज को सॉल्व करना सिखाऊंगा। एकदम से शॉर्टकट बता के याद रखो ऐसे नहीं बोलूंगा। यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट पर हम लोग ध्यान देंगे। बेटा हम लोग यहाँ पे ऐसे सोचेंगे कि ब्लॉक पर जो नेट फोर्स आ रहा है वो कितना हो सकता है, ऐसे निकालेंगे। तो देखिए तीनों स्प्रिंग अपने अपने लेवल पर नेट फोर्स को डेवलप करेंगे, है कि नहीं? इसका भी कंट्रीब्यूशन आएगा फोर्स का, इसका भी आएगा और इसका भी आएगा। इसको अगर मैं मूव करता हूं तो तीनों स्प्रिंग की तरफ से उस पर फोर्स आएगा। सही है? यस Yes, सर। sir. तीनों रुकावट पैदा करेंगे, तीनों जो है उसमें रिस्टोरिंग कंडीशन को डेवलप करेंगे। तो पहली ए की तरफ से जो फोर्स आएगा ना बेटा, वो आ जाएगा के वाई। अगर मैं ये कहूं कि इसने हल्का सा डिस्प्लेसमेंट ऐसा वाई लिया, अगर मैं ये कहूं कि ऐसे ये हल्का सा डिस्प्लेसमेंट वाई ले लेता है, के एक्स की बजाय वाई लिख रहा हूं, कोई कंफ्यूजन नहीं ना? No. अब वर्टिकल हो रहा है इसलिए वाई बोल रहा हूं, हॉरिजॉन्टल होता तो एक्स बोलता, टेंशन मत ले। ठीक है, अब दूसरी स्प्रिंग की तरफ से जो फोर्स डेवलप होगा जरा उसे समझते हैं। दूसरी स्प्रिंग का जो फोर्स है ना बेटा, वो ये डायरेक्शन में आएगा, ऐसी डायरेक्शन में आएगा। यस। लेकिन ब्लॉक का मोशन एक्सपेक्टेड तो ऊपर है ना, एक्सपेक्टेड तो ऊपर है। तो हमें अलोंग द लाइन ऑफ मोशन फोर्स को देखना होता है, ना कि अलोंग द लाइन ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, ऐसे नहीं देखेंगे हम, ऐसे देखेंगे। अब इस स्प्रिंग के लिए अच्छी बात ये थी, ए वाली स्प्रिंग के लिए अच्छी बात ये थी कि लाइन ऑफ मोशन और स्प्रिंग की लेंथ एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो हमने यहाँ पे सीधे सीधे केवाई लिख दिया। लेकिन इस जगह पर सोचो तो स्प्रिंग का के इधर है लेकिन हमको लिखना इधर है। स्प्रिंग का के जो है वो स्प्रिंग के साथ होता है, लेकिन हमको ये वाली डायरेक्शन में लिखना है, वर्टिकली लिखना है। तो ये कितने एंगल से टिल्टेड है? 45 डिग्री। वेरी गुड। यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा के कॉस 45 वाई कॉस 45। cos 45 दो बार कॉस 45 क्यों आया सोचो? झुकी सा है ना। हाँ, ये जो है वो इधर आ रहा है लेकिन हमको इसका वर्टिकल पार्ट लेना है, और वाई भी जो है वो ऊपर की तरफ आ रहा है। तो इस स्प्रिंग के हिसाब से जो भी इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा उसका 45 डिग्री का वैल्यूएशन हमको निकालना है। ये स्प्रिंग कितना मूव करती है उस वाई का 45 वैल्यू यहाँ पे मुझे लेना है। ये समझ आई बात? यस सर। अब क्या एग्जैक्टली बी के लिए भी मुझे ऐसे ही लिखना पड़ेगा? कैसे कैसे लिखूंगा मैं? k cos 45 y और cos उसके साथ 45। वाई कॉस, करेक्ट है? यस। चलिए अब इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। तो ये नेट फोर्स जो है मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा, के वाई प्लस, अगर मैं गलत नहीं हूं तो के वाई बाई 2 प्लस के वाई बाई 2, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। यस सर। पक्का? Yes, sir. cos 45 1/√2 cos 45 1/√2 मल्टीप्लाई हो गया बाई 2 हो गया, इधर 45 1/√2 1/√2 मल्टीप्लाई 2 हो गया। इसको मैं ऐड कर लेता हूं बेटा, तो ये हो जाता है 2 के वाई।
करेक्ट है? Yes. Yes. ठीक है, ये आधा एक और ये एक मिलाकर के 2। अब सोचिए कि ये जो नेट फोर्स मैं लिख रहा हूं, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं के नेट, या कह लीजिए के इफेक्टिव इनटू वाई, जो भी डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा। सही है? Yes. क्योंकि फोर्स तो स्प्रिंग के केस में वही होता है ना, के एक्स के इंटू डिस्प्लेसमेंट। Yes, Yes. sir. तो ऑन द अदर साइड तो मुझे मिल रहा है 2 वाई, वाई वाई कट गया और मुझे मेरी काम की चीज मिल गई कि K के effective इफेक्टिव इस केस में कितना है? 2K. 2K. 2K। अब बेटा सोचिए, अगर मैं टाइम पीरियड लिखने की कोशिश करता हूं तो फॉर्मूला ये है ना, 2 पाई अंडर रूट में जो मास ऑसिलेट हो रहा है डिवाइडेड बाय जो के इफेक्टिव डेवलप हो रहा है। अगर स्प्रिंग सीरीज में होती है तो हम यहाँ सीरीज पुटअप करते हैं, अगर Yes. स्प्रिंग्स पैरेलल में होती है तो हम यहाँ पैरेलल पुटअप करते हैं। अब यहाँ स्प्रिंग पूरी तरीके से सीरीज या पूरी तरीके से पैरेलल में नहीं है तो हमको थोड़ा सा कैलकुलेशन करके आगे बढ़ना पड़ा। Yes. ठीक है? Yes, sir. तो कितना है ये के इफेक्टिव? 2K. 2K. खत्म हो गई बात। 2 पाई अंडर रूट में M m by डिवाइडेड बाय 2K, खत्म हो गया, दैट्स इट। इज इट ओके? Yes, sir. sir. अब सोचिए ये सेम प्रॉब्लम बेटा मैं आपके सामने रखता हूं, देखो कितना आसान हो जाएगा। सेम प्रॉब्लम, कुछ फर्क नहीं है, कुछ भी फर्क नहीं है। सिर्फ बच्चों मैं इतना करता हूं कि ये 90 डिग्री यहां से कट करके मैं ले लेता हूं 120 डिग्री। एक लाइन में मुझे बताओ कि मुझे क्या लिखना चाहिए। K cos 6 इफेक्टिव 16. y इज इक्वल टू, ये एफ नेट का मतलब कि इफेक्टिव y हो गया। बताओ क्या लिखूं? KY plus KY plus शाबाश, K cos 60 cos 60 plus Y cos. y cos 60 प्लस k cos 60 y cos 60, क्या कहते हो? Yes, Yes. sir. एकदम क्लियर, एक लाइन में हो गया? Yes. अरे हाँ या ना? Yes, sir. cos 60 कितना होता है? 1 by 2. 1/2। इधर का हाफ कितना हो गया? by 4. 1/4। इधर का 1/4. हाफ कितना हो गया? 1 by 4. 1/4। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन मैं आपकी समझ के लिए अगर बढ़ा दूं तो के इफेक्टिव y मेरे पास आंसर मिल रहा है ky प्लस K by ky by 2 प्लस ky by 2, सॉरी ky by 2 नहीं, ky by 4 प्लस ky by 4, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, 1/4 प्लस 1/4 कितना हो गया? 2 by 4. 2/4 का मतलब 1/2। Yes. ky प्लस ky by 2 3ky by 2। तो आप Yes. इसे अगर सॉल्व करें तो आपको k इफेक्टिव इंटू वाई का आंसर मिलेगा 3ky/2। इससे मुझे काम की चीज मिल रही है k इफेक्टिव, जो कितना है? 3K by 2. 3k/2। तो जल्दी से बताइए कि भाई इस सिचुएशन में टाइम पीरियड क्या आएगा? 2M by 3K. m डिवाइडेड बाय 3k/2, दैट्स इट। समझा? Yes, sir. वन लाइनर बनाने आ रहा है ना ठीक से? Yes, sir. Sir. सोचिए अगर मैं आपको ये सेम प्रॉब्लम, सॉरी फॉर दैट, ये सेम प्रॉब्लम और थोड़ी वैरायटी के साथ दे दूं, और थोड़ी सी वैरायटी, मैं ये कहूं कि ये जो 90 डिग्री है ना, इसकी बजाय एंगल है 106 डिग्री, आधा करो। 53. 53, 53. 53 सिंपल इक्वेशन रीड करो यहां से, क्या होगी? KY K plus plus K cos a cos 53. 53 Y cos 53. प्लस, K cos K 53. Y cos 53. सॉल्व करते जाओ, के इफेक्टिव वैल्यू निकालो, टाइम पीरियड के फॉर्मूले में पुटअप करो, आंसर आ गया, दैट्स इट, खत्म। क्लियर है बात? Yes, sir. ओके, चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अब यहां इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है कि एक हमारे पास बड़ी वाली स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है और उसकी जो नेचुरल लेंथ है वो l है। अब हमने इसको कट कर दिया दो अलग अलग पोर्शंस ऑफ लेंथ में, एक 3l/4 और दूसरी l/4 जैसे कि यहां बताया गया है, और उस अरेंजमेंट को ऐसे लगा दिया। अब ये बोल रहा है कि भाई टाइम पीरियड बताओ। तो मेरा सबसे पहला जो क्वेश्चन आपसे रहेगा ये कि ये जो दोनों स्प्रिंग्स हैं
इसके लिए ये मास किस हालत में कनेक्टेड है, पैरेलली या सीरीज में? पैरेलल। सीरीज में। कल का लेक्चर ध्यान से नहीं सुने, इसका मतलब। पैरेलल सर। हाँ बिल्कुल सही है, वेरी गुड, शाबाश, पैरेलली कनेक्टेड है। जरा इस मास को मूव करके अपने दिमाग में इमेजिनेशन बनाओ एक। यस पैरेलल। जैसे ही मैं इसको मूव करने की कोशिश करूंगा, क्या इस स्प्रिंग की तरफ से भी मुझे अपोजिशन फेस करना पड़ेगा और इस स्प्रिंग की वजह से भी? यस यस तो क्या सिस्टम टफ महसूस होगी? यस सिस्टम टफ हो गई, ज्यादा स्टिफ हो गई, इसका सीधा सा मतलब ये है कि सिस्टम में स्प्रिंग्स कैसे कनेक्टेड हैं? पैरेलल। पैरेलल। तो ये पैरेलली कनेक्टेड। लेकिन अब मुझे ये नहीं पता है कि इन इंडिविजुअल स्प्रिंग्स के K1 K2 कितने हैं। इसका K1 मान लेते हैं और इसको K2 मान लेते हैं, ये कितने कितने हैं मुझे ये नहीं पता है। चलो पैरेलल के हिसाब से बाद में मैं इक्वेशन तो बना लूंगा कि भाई यहाँ पे मुझे करना है K1 प्लस K2, क्योंकि पैरेलल में है, ये तो मैं जानता हूँ। और जब मैं टाइम पीरियड मेंशन करूंगा तो उसके लिए भी मैं जानता हूं कि मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा m डिवाइडेड बाई k पैरेलल, इतना मैं जानता हूं। लेकिन मेरी कहानी आके कहाँ अटक रही है? ये K1 कितना है और ये K2। आप याद करिए, स्प्रिंग की कटिंग में एक सिंपल और जनरल सा रूल है, वो क्या है? L is equals to K1 L1। इक्वल टू K1 L1, या जरूरत पड़ी तो KL इज इक्वल टू K2 L2, दैट्स इट। अब सोचिए, इसको अगर मैं K1 मान के काम करूं तो L1 ये हो गया ना बेटा मेरा। यस सर। तो बताइए क्या लिखना चाहिए? KL इज इक्वल टू ये हो गया K1, L1 की जगह क्या होगा 3L/4। सॉल्व कर लें, K1 का आंसर आ जाएगा 4K/3। क्या कहते हो? यस। यहां अगर मैं सेकंड पोर्शन ऑफ द स्प्रिंग को, सेकंड पार्ट ऑफ द स्प्रिंग को K2 ऐसे अज्यूम कर रहा हूं, तो ये जो लेंथ है ये L2 हो गई ना। तो ये हो जाएगी यहाँ पे K2 L2 की जगह मुझे लिखना पड़ेगा L/4। सॉल्यूशन बना देते हैं यहाँ पे इसका, तो मुझे K2 का आंसर मिलेगा 4K। अब इसको ला करके मैं यहाँ कंटिन्यू करता हूं, तो बेटा ये हो गया KP इज इक्वल टू K1 की जगह मुझे लिखना है 4K/3 और फिर आगे K2 की जगह मुझे लिखना है 4K। कितना होगा? 16K/3। 16K/3 क्या कहते हो? यस। अरे भाई सॉल्यूशन बना लो ना, ये 4 Yes, इंटू sir. 12 और ये 4, 16K/3। अब सोच समझ के बताओ टाइम पीरियड क्या लिखें? T is equals to 3m/16 m डिवाइडेड बाय 16K/3, तो बेटा 3 जाएगा ऊपर, दैट्स इट। ये हो गया आपका आंसर। ऐसे क्वेश्चन प्रीवियस एग्जामिनेशंस में पूछे जा चुके हैं और ये टफ कैटेगरी में माने जाते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा सा बेसिक्स याद रखें, कटिंग के मामले में ये फंडामेंटल बातें आप याद रखो बस। इसमें मैं और ज्यादा कंफ्यूजन आपको बढ़ाऊंगा नहीं कि भाई मल्टीपल फॉर्मुलेज याद रखो, आई विल नॉट सजेस्ट दैट। मैं ये फिलहाल सजेस्ट करूंगा कि आप ये बेसिक याद रखो, कितना भी कट करने दो स्प्रिंग को, काम तो यहीं से करना है, ठीक है? यस सर। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मासलेस स्प्रिंग है और इसका फोर्स कांस्टेंट K है, ऑसिलेट कर रही है फ्रीक्वेंसी n के साथ। व्हेन द मास m इज सस्पेंडेड फ्रॉम इट, द स्प्रिंग इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो दिस इज अ इंपॉर्टेंट लाइन टू गो फॉर। 2 इक्वल पार्ट में स्प्रिंग को हमने कट कर दिया और फिर इस बार 2m मास सस्पेंड कर दिया, तो फिर वो पूछ रहा है भाई बताओ फ्रीक्वेंसी क्या है। तो बेटा मैं सबसे पहले ये आपको बताऊंगा कि जनरल जो फ्रीक्वेंसी है वो लिख लेते हैं पहले, इनिशियल जो फ्रीक्वेंसी है। तो मैं आपको याद दिला दूं, इनिशियल फ्रीक्वेंसी ऐसी आएगी ना, 1/√में K/m। ठीक है। ये उस स्प्रिंग के बारे में बात चल रही है जिसकी टोटल लेंथ L है और टोटल फोर्स कांस्टेंट K है, ठीक। अब हमने क्या करना है, इस स्प्रिंग को 2 पार्ट में कट कर दिया, तो ये पहला पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया। जारी बात है इसकी लेंथ L/2 हो जाएगी और इसकी भी लेंथ L/2 हो जाएगी। तो हो सकता है इसके लिए एक नया स्प्रिंग कांस्टेंट आ जाए K1 और इसके लिए एक नया स्प्रिंग कांस्टेंट आ जाए K2। और मैं ऐसे लिख सकता हूं K1 L1 इज इक्वल टू KL। क्या कहते हो? यस सर। वेयर K1 आई कैन राइट, L1 की जगह मुझे लिखना चाहिए L/2 इज इक्वल टू KL
which seriously indicates 2k. 2k. ठीक है, अब इन दोनों में से किसी भी एक पार्ट को आप क्या करो, मास हैंग कर दो, ये दोनों तो आइडेंटिकल है, इसका भी आंसर वही आएगा ना, क्योंकि ये भी l/2 काटा, ये भी l/2 काटा, हाफ हाफ काट दिया। तो इन दोनों में से किसी भी एक पार्ट को उठाया मैंने, ये इसकी फोर्स कांस्टेंट इस बार 2k है, मैं जानता हूं, और इसके साथ मैंने मास जोड़ देना है, लेकिन इस बार मुझे मास जोड़ना है 2m, बराबर? यस सर। अब बेटा मैंने इस सिस्टम को अगर ऑसिलेट कराया तो मान लेते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी n डैश कैसे लिखी जाएगी, 2 पाई अंडर रूट में क्या, 1/2 सॉरी 1/2, सॉरी फॉर दैट, वो टाइम पीरियड वाली आदत हो गई है ना, तो 1/2 पाई। अब रूट में क्या है सोचिए, तो फोर्स कांस्टेंट लिखना है, तो फिलहाल की सिचुएशन में जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मुझे फोर्स कांस्टेंट तो 2k मिला, 2k। हाँ, मैंने मास कितना काटा, सॉरी मास कितना जोड़ा, 2m। 2m, तो 2 फैक्टर कट गया, तो वही है, 2 फैक्टर कट जाता है तो आंसर आता है 1/2 पाई अंडर रूट में k/m। n dash is equals to n। तो अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को ध्यान से देखता हूं तो ये तो n ही नजर आ रही है ना, यस, आंसर क्या मिलता है, dash is equal to dash equal to n। तो इसे एक रूल की तरह आपने याद रखना है ना, ये जो मामला हुआ ना, ये पूरा एक रूल की तरह ही याद रख लो ना। ये स्प्रिंग को अगर बराबर 2 वाले पार्ट्स में कट किया जाता है, बराबर इक्वल हाल्फ्स में काटा जाता है, और मास को डबल किया जाता है, तो ना तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगी ना टाइम पीरियड चेंज होगा। यस। लेकिन शर्त ये है कि मास भी डबल होना चाहिए, ठीक है ना, नहीं तो आप सिर्फ कट करने के बाद सेम मास अटैच करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो पढ़ाई करते वक्त इन चीजों को हाईलाइट करके याद रखना, अगर एस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन बना तो आप उसको फौरन वहीं का वहीं निपटा सकते हो। Let's take another question. Now in this question what is given to us is that के एक सिंगल मास है लेकिन ऐसे 3 स्प्रिंग्स के साथ ये जुड़ा हुआ है, और फिर हमसे यहाँ पे पूछा गया फाइंड द इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट। ठीक है, सिर्फ फोर्स कांस्टेंट निकालना है, टाइम पीरियड तो नहीं निकालना है। वो बिल्कुल आसान सी चीज है। अगर मैं ये देखता हूं कि ये दोनों कैसे जुड़े हुए हैं स्प्रिंग्स, ये दोनों तो पैरेलल में जुड़े हुए हैं, बट अगर ये दोनों पैरेलल में जुड़े हुए हैं तो मैं इन्हें सीधे सीधे जोड़ देता हूं और इसे कहता हूं k1, ठीक है, और इसका आंसर मुझे लिखना चाहिए 3/2k प्लस 3/2k, क्या कहते हो? यस सर। तो सॉल्व करने पे मुझे आंसर मिलेगा 3k, 3k। ठीक है। और ये जो ऊपर की स्प्रिंग है बेटा, मान लेते हैं हम इसको कॉल करते हैं k2। अब इस सिस्टम को अगर हम लोग रीड्रॉ करते हैं, रीड्रॉ यानी कि दोबारा बनाते हैं, तो ये m मास, ये ऊपर की एक स्प्रिंग जिसकी मैग्नीट्यूड है, मतलब फोर्स कांस्टेंट की मैग्नीट्यूड है 2k, और नीचे 2 की बजाय एक ही स्प्रिंग लगाते हैं हम यहाँ पे 3k, लेकिन उसका इफेक्टिव वैल्यू यहाँ पे हम लोग मेंशन करते हैं 3k। अब एक सिंगल मास और ऊपर नीचे ऐसे 2 स्प्रिंग्स लगे हैं, ध्यान से देखना ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल। शाबाश, ये दिमाग में बिठा लें आप। स्टिफनेस बढ़ जाता है, मास के मूवमेंट में तकलीफ होगी, स्टिफनेस बढ़ेगा मतलब पैरेलल होगा, तो इफेक्टिव फाइनली तो पैरेलल ही निकल रहा है, तो इसे k1 प्लस k2 करना पड़ेगा। k2, हाँ। अब k1 का वैल्यू हमारे पास मिला है 3k और k2 हमने मेंशन किया 2k, यानी कि इफेक्टिव वैल्यू मुझे मिलेगा इस सिस्टम का वो 5k मिलेगा। आ रहा है ना समझ में? यस सर। ओके, काफी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मैंने यहाँ ले रखे हैं, इतने 31 क्वेश्चंस अगर हम अच्छे से करते हैं एकदम मन लगा के, तो स्प्रिंग मास अरेंजमेंट पर कुछ भी पूछने दो, बेसिक एग्जामिनेशंस में, नीट और जेई की मेन एग्जामिनेशन तक सब कुछ इसमें कवर हो जाएगा। ओके, लेक्चर्स मेरे काफी स्लो चलते हैं वैसे देखा जाए तो, बट वो इस लिहाज से स्लो होते हैं कि कोई भी स्टूडेंट, किसी भी लेवल का स्टूडेंट हो, एवरेज हो, बहुत ही नीचे फंडामेंटल से चीजों को समझना चाहता हो, अगर वो मन लगा के ढंग से उसको सुनेगा पेशेंस के साथ, तो चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, गड़बड़ में करके सिलेबस पूरा कर देना और फिर सब बच्चों पे ढकेल देना कि भाई तुम्हारा प्रैक्टिस करते बैठो, इससे तो रिजल्ट नहीं आएगा, है ना। तो थोड़ा सा ज्यादा वक्त हम लेते हैं, लेकिन चीजों को उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग में समझने की कोशिश करते हैं।
क्वेश्चन 8 में कह रहा है कि एक लोडेड स्प्रिंग है जो वाइब्रेट करती है जिसका टाइम पीरियड टी है. नाउ द स्प्रिंग इज डिवाइडेड इनटू 9 इक्वल पार्ट्स. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. 9 पार्ट्स में ये डिवाइड हो रही है. एंड द सेम लोड इज सस्पेंडेड फ्रॉम वन ऑफ दीज पार्ट्स. फाइंड द न्यू टाइम पीरियड. अब इस क्वेश्चन की हेल्प से मैं आपको कुछ और कंसेप्ट्स को सिंप्लीफाई करने की हिंट्स दूंगा. जैसे देखिए, मेरे पास एक सिंगल स्प्रिंग है. ठीक है, ध्यान से समझना बेटा बात को. थोड़ा सा मैं इसको शॉर्टकट की तरफ ले जाना चाहता हूं. इस स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट के है और लेंथ एल है. जस्ट इमेजिन करते हैं बेटा कि मैंने इसको दो इक्वल पार्ट में काटा, तो लेंथ कितनी हो गई? L/2. मान लेते हैं कि नया स्प्रिंग कांस्टेंट के डैश आया, तो इसका भी के डैश आएगा क्योंकि सेम लेंथ है, तो दोनों का सेम आएगा. Yes, sir. तो रूल के हिसाब से क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? के डैश L/2 इज इक्वल टू के एल. क्या कहते हो? Yes, sir. इसका सीधा सा मतलब है कि के डैश इज इक्वल टू 2k. 2K. ठीक. Yes. अब सोचिए, इसी स्प्रिंग को अगर मैं 3 पार्ट्स में काट दूं, बट शर्त यह है कि इक्वल पार्ट्स, और स्प्रिंग के कांस्टेंट्स को मैंने लिख दिया फिर एक बार के डैश के डैश के डैश, लेकिन लेंथ मुझे यहां पे मेंशन करनी पड़ेगी L/3. तो बाय रूल क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि के डैश L/3 इज इक्वल टू के एल? Yes, sir. या चलो आपको आसानी हो इसलिए यहाँ के डबल डैश ले लेते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा आपको. तो फिर ये बताइए कि के डबल डैश क्या हो जाएगा? 3K. 3k. अब थोड़ा सा जो लॉजिक लगाने वाले बच्चे हैं उनके लिए एक हिंट हो गया, एक डोर ओपन हो गया. यहाँ पे स्प्रिंग को अगर मैं दो इक्वल पार्ट में काटता हूं तो 2K. इंडिविजुअल पार्ट के लिए स्टिफनेस कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट 2k हो जाता है. Yes, sir. और अगर 3 इक्वल पार्ट में काटता हूं तो 3K. 5 इक्वल पार्ट में काटूंगा तो 5K. 10 इक्वल पार्ट्स में काटूंगा तो 10K. n इक्वल पार्ट्स में काटूंगा तो NK. दैट्स इट. दैट्स इट. तो अगर मेरे पास एक सिंगल बड़ी स्प्रिंग है जिसकी लेंथ L है और K है, तो इस स्प्रिंग के लिए करस्पॉन्डिंग टाइम पीरियड अगर M/K है, तो सोचिए कि अगर L/9 वाला एक पार्ट मेरे पास है तो उसका टाइम पीरियड क्या आएगा? 2M/9K. NK. खेल खत्म. क्या कहते हो? Yes, sir. अब यहाँ चूंकि मैंने उसको 9 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया ना मैडम, तो हर एक इंडिविजुअल पार्ट की जो स्टिफनेस कांस्टेंट बनेगी वो तो 9k बन जाएगी. करेक्ट है बात? Yes, sir. तो उस हिसाब से सोचो तो 9k आ गया आंसर. अच्छा, अब इस 9 को आप चाहो तो रूट से बाहर ले आओ. 2/3. 2/3 pi under root. थोड़ा सा दिमाग चलाओ, थोड़ा सा दिमाग चलाओ, Yes, थोड़ा सा sir. दिमाग चलाओ. बस यही कहूंगा मैं, Yes, sir. थोड़ा सा दिमाग चलाओ. मतलब हर चीज के लिए मेरे मुंह से जुमले निकलना जरूरी नहीं है. थोड़ा अपना भी है ना, बैकग्राउंड अंडरस्टैंडिंग जिसे कहते हैं वो कर लेना चाहिए. आ गया समझ में ये सबके? Yes, sir. Yes, sir. वॉइस? Yes, sir. ओके, वेरी गुड. चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं. अब यहाँ क्या कह रहा है कि एक यूनिफॉर्म स्प्रिंग है जो अनस्ट्रेच्ड हालत में लेंथ उसकी एल है, कैपिटल एल है इस बार, और उसका फोर्स कांस्टेंट के है. द स्प्रिंग इज कट इनटू 2 पीसेस. नाउ रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुल. इसने ये नहीं बोला कि 2 इक्वल पीसेस, मतलब 2 पीसेस. अब तो अनइक्वल होंगे, इक्वल होंगे, कुछ भी होंगे, पता नहीं हमको. ठीक है. Yes. और उसकी जो इंडिविजुअल पीसेस की लेंथ है वो L1 और L2 है. इस तरीके से कि L2 इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ L1, मतलब एक बड़ी एक छोटी लेंथ है ना. L2 लेंथ बड़ी है और L1 लेंथ छोटी है. Yes, sir. n बीइंग एन इंटीजर. अब ये इंटीजर 1 भी हो सकता है, Yes. ये इंटीजर 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है. नाउ मास m इज मेड टू ऑसिलेट विद द फर्स्ट स्प्रिंग एंड फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ इट्स ऑसिलेशन. तो टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन क्या होगा? तो मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूं इसको आपके सामने ठीक से रखने के लिए. तो मान लेते हैं कि ये ऐसी एक बड़ी स्प्रिंग है, फोर्स कांस्टेंट की और लेंथ एल.
अब मैंने इसे काटा दो पार्ट में, तो ये एक छोटा सा पार्ट हो गया और ये बड़ा पार्ट, ऐसे, ठीक है। इसकी लेंथ मैंने बता दी L1 और इस वाले की लेंथ मैंने बता दी L2। इसके लिए फोर्स कांस्टेंट मान लेते हैं K1 और इसके लिए मान लेते हैं K2, ठीक है। What we need to understand is that के L1 L2 में कुछ एक इंडिविजुअल रिलेशन बना हुआ है, ठीक है। L1 L2 में भी कुछ एक इंडिविजुअल रिलेशन बना हुआ है और वो ये रिलेशन है कि L2 लेंथ को जब हम कंपेयर करते हैं तो वो n टाइम्स ऑफ L1 हो जाता है। अब हमने क्या किया, इसमें से जो फर्स्ट वाली स्प्रिंग है मतलब L1 छोटी वाली लेंथ वाली, इसके साथ एक मास m जोड़ दिया, ठीक, आ रहा है ना समझ में? यस सर। और फिर उसको ऑसिलेट करने लग गए, तो अब हमें उसका टाइम पीरियड मेंशन करना है। तो ऑन फर्स्ट साइड में तो ये कहूंगा कि बेटा टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट में जो मास ऑसिलेट हो रहा है m डिवाइडेड बाय जो स्प्रिंग यूज हो रही है वो, खत्म। पहली बात तो यही है, इससे ज्यादा तो जाना ही नहीं आगे। बट इस क्वेश्चन को हमें मॉडिफाई करके ले जाना पड़ेगा आगे। अब कैसे, तो जरा ध्यान से देखो। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं K1 L1 इज इक्वल टू KL, यस सोचें, लिख सकता हूं? यस सर। यस सर। अब इसमें देखिए थोड़ा सा मैं लॉजिक लगाता हूं बेटा। K1 L1 इज इक्वल टू K L1 प्लस L2, लिख सकता हूं मैं ये? यस सर। क्योंकि अल्टीमेटली जो L1 L2 का सम है वो तो टोटल L ही होना चाहिए ना, क्योंकि इसी स्प्रिंग को काट करके तो दो पार्ट बनाए गए थे। तो K1 L1 इज इक्वल टू ये K L1 तो मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा, लेकिन L2 की जगह लिख दूंगा NL1, चलेगा? यस हाँ। अच्छा, ये मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रहा हूं, ये क्वेश्चन में मुझे दे रखा है ना इसने। यस सर। तो क्या हम इस चीज को अब ऐसे लिख पाएंगे? K1 L1 इज इक्वल टू KL1 1 प्लस N, यहां से L1 कॉमन ले लिया मैंने। कॉमन। अब मैं देखता हूं कि इधर का L1 इधर का L1 तो कट गया और मुझे मिला K1 इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ 1 प्लस N। अब सोचिए ये टाइम पीरियड में कैसे लिख पाऊंगा? 2 पाई अंडर रूट में जो मास ऑसिलेट हो रहा है डिवाइडेड बाय K1 की जगह क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? K into 1 plus N प्लस 1 इंटू K, चलेगा ना? yes वही sir. बात है ना, N प्लस 1 इंटू K, Yes sir. ठीक है। इट्स अ गुड क्वेश्चन, अच्छा सवाल था ये। इसमें हमें खास थोड़ा सा मॉडिफिकेशन एक्सपेक्टेड था। अब ये क्वेश्चन टफ क्यों होता पता है? अब चूंकि यहां पे मैंने क्वेश्चन इसको एज अ थ्योरी क्वेश्चन रखा, इसमें एमसीक्यू नहीं दिया, तो मैं चाहूं तो यहां पर भी रुक सकता हूं, लेकिन एमसीक्यू में ऐसे ऑप्शन देगा तो फिर हमको उस लाइन से सोचना पड़ेगा यार कि N+1 कैसे आएगा, ठीक है ना? Yes sir. ओके, चलिए एक और देखते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एक दो बार सीईटी में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहां पर हमें कुछ कंसेप्ट पर अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। एज पर क्वेश्चन हमें बताया जा रहा है कि यहाँ दो मासेस हैं, एक M1 M2 है और वो एक सिंगल स्प्रिंग के साथ अटैच किए गए हैं लाइक दिस। व्हेन अ मासेस आर इन इक्विलिब्रियम, सब कुछ सेट था, मतलब ठीक से ये दोनों मासेस नीचे उतर गए, स्प्रिंग एलोंगेट हो गई, इक्विलिब्रियम में चले गए, फोर्स ऑफ स्प्रिंग जो है वो दोनों मासेस के वेट को बैलेंस कर रहा था, तो एवरीथिंग वाज इन इक्विलिब्रियम। हमने क्या किया, सडनली M1 मास को हटा दिया, लेकिन M1 मास को इस तरीके से नहीं हटाएंगे कि कोई एक्सटर्नल फोर्स डेवलप हो, झटका लगे, ऐसे नहीं, ऐसे सडनली हटा देंगे एकदम। तो सिर्फ उतना M1 मास मूव करने की वजह से जो फोर्सेस थे जो बैलेंस्ड कंडीशन में थे वो इम्बैलेंस हो जाएंगे, सिस्टम ऑसिलेट करने लगेगी। आ रहा है ना समझ में? Yes sir. तो हमसे ये पूछ रहा है कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ M2 क्या होगा। अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी मैं थोड़ा सा उल्टा बताता हूं आपको, ओमेगा निकालना है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर मैंने M1 निकाल दिया बेटा तो टाइम पीरियड बताओ क्या होगा, सोच समझ के बताना। M2 by
M2 by K. क्योंकि एक फंडामेंटल रूल याद रखना है, टाइम पीरियड हमेशा उस मास को यूज करते हुए लिखा जाएगा जो ऑसिलेशन में है, जो निकाला गया, जो डाला गया, उसको नहीं इंक्लूड करेंगे। जो भी टोटल इफेक्टिव मास ऑसिलेट कर रहा है बस उसको वहां पे लिखेंगे, ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है इसमें। कल भी इस बात पर हमारा क्लियरिफिकेशन हो गया था। तो टाइम पीरियड का तो फंडा क्लियर हो गया। जस्ट इमेजिन कि इस इक्वेशन को अगर मैंने मॉडिफाई करके 2π/t कर दिया तो क्या ये अंडर रूट में k/m2 हो गया? Yes, sir. 2π/t तो बेसिकली ओमेगा होता है, Omega. तो ये हो गया रूट में k/m2। ये आपका पहला आंसर हो गया जो पूछा गया एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब जो दूसरा पार्ट ऑफ क्वेश्चन है Amplitude. ये बड़े काम का है, यहां हमको थोड़ा गहराई से सोचना है। जरा सोचिए कि एम्पलीट्यूड मतलब जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो क्यों हुआ, सोचिए जरा। M1 हटाने के बाद. M1 निकालने की वजह से, बिल्कुल सही। तो एक सिस्टम बेटा जब ऑसिलेट करती है तो उसके लिए एक रिस्टोरिंग फोर्स चाहिए, और वो रिस्टोरिंग फोर्स हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, के माइनस आएगा बाहर, माइनस के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, माइनस तो अपोजिट साइन को बताता है, डायरेक्शन अपोजिट होता है उसके लिए बताता है, लेकिन यूजुअली हम लिखते क्या, के इंटू क्या, KX. बेसिकली हम यहाँ पे लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट। सही है, के एक्स लिखो, वाई लिखो, जेड लिखो, कुछ भी लिखो, लेकिन वहां जो टर्म होता है वो क्या होता है? हाँ, डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट होता है। मुझे बताओ जब मैंने M1 को निकाला तो क्या मुझे ज्यादा से ज्यादा डिस्प्लेसमेंट मिलेगा? पहली बार ही में निकालने पर मुझे ज्यादा से ज्यादा डिस्प्लेसमेंट मिलेगा? जैसे ही मैं निकालूंगा तो जो ज्यादा से ज्यादा ऊपर जाएगा वही, उसी के बारे में तो चर्चा होगी ना, डिस्कशन तो उसी के बारे में होगा। तो वो जो ज्यादा से ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड कहते हैं। Amplitude. यानी कि मुझे यहाँ क्या लिखना चाहिए? KA. अब छोटा सा क्वेश्चन, मेरा आंसर करो, ये फोर्स क्यों आया? क्यों आया? हाँ सही जा रहे हो, बोलो बोलो। M1 हटाने के बाद आया. M1 हटाने की वजह से कुछ चमका? Yes, sir. नहीं चमका। क्या लिखा मैंने यहाँ? M1G. क्यों लिखा? M1 हटाना. M1 हटा, M1 का जो वेट है वही तो फोर्स बना, उसी की वजह से तो ऑसिलेशन शुरू हुआ। Yes, sir. नहीं आया समझ में? समझे सर। ओके, काम खत्म। बताओ एम्पलीट्यूड का आंसर क्या आएगा? BG का. खत्म। अब यहाँ दो बातें आप कंसेप्चुअली याद रखो। जब आप टाइम पीरियड लिखेंगे तो आप क्या हुआ उसके ऊपर फिक्र नहीं करेंगे, आप सिर्फ ये देखेंगे कि कौन ऑसिलेट कर रहा है, बाकी दुनिया जिए मरे उससे कोई लेना देना नहीं। बराबर? Yes, sir. और जब आप एम्पलीट्यूड वाली कोई इक्वेशन बना रहे हैं तब आप ये देखेंगे कि झटका किसने दिया था, फोर्स किसने लगाया था। क्या मेरी बात समझ आई? Yes, sir. इसे उल्टे तरीके से मैं समझाता हूं। मान लो कि इसके ऊपर मैंने ना एक M3 मास जोड़ दिया, एक्स्ट्रा लगा दिया। अब बताओ कि मैं ये फोर्स कैसे लिखूंगा? M3G वेरी गुड, इज इक्वल टू के। यस, इज इक्वल टू के। पहले वाले मासेस तो बेटा बैलेंस थे, झटका जिसने दिया उसी से एम्पलीट्यूड तय होगा। क्लियर बात? Yes, sir. अब ये जो झटका है ये हम दो तरीके से दे सकते हैं, या तो हम एग्जिस्टिंग मास में से कुछ सडनली रिमूव कर दें या कुछ एक्स्ट्रा मास को सडनली रख दें। Yes. तो या तो यहां हमें रिड्यूस मास को लिखना पड़ेगा जो निकाला गया है, जो कम किया गया है, जो हटाया गया है, रिमूव्ड मास को लिखना पड़ेगा, या एडेड मास को लिखना पड़ेगा ताकि हम एम्पलीट्यूड पहचान सकें। ये कंसेप्ट दिमाग में घुसाइए। यस सर। और जब हम टाइम पीरियड लिखेंगे तब हम बिल्कुल बॉदर नहीं करेंगे कि कौन आया कौन गया, हम ये देखेंगे कि स्प्रिंग के साथ फिलहाल मोशन में कितना मास है, दैट्स इट। जितना भी मास स्प्रिंग के साथ ऑसिलेट कर रहा है वो सारा का सारा मास हम यहाँ पे ला करके मेंशन करेंगे। अब जैसे ये तीसरा मास अगर मैंने जोड़ दिया ना तो बिलीव मी यहाँ पे आएगा M1 प्लस M2 प्लस M3। क्या कहते हो? Yes, sir. ओके, चलिए आप एक और क्वेश्चन देखते हैं। देख सकते हैं ना क्या टाइम हो रहा है?
Yes, लो sir. सर। देर रात तक लेते हैं लेक्चर हम लोग थोड़ा। ओके, बट मैं समझता हूँ ये बहुत कंफर्टेबल टाइम है, ठीक है, 10 बज रहे हैं, 10:30 हो रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कंफर्टेबल टाइम है ना ये, आराम से आप लोग, और कोई गड़बड़ नहीं है, इंशाल्लाह इसी तरीके से चलेंगे इंशाल्लाह ताला आराम से, इत्मीनान से। अब देखिए यहाँ पर हमको 3 मासेस दिए गए हैं, 500 ग्राम, 300 ग्राम और 100 ग्राम्स, और ये एक सिंगल स्प्रिंग के साथ हमने जोड़ा है। When the 500 gram mass is removed suddenly, the system oscillate with a time period of t. मतलब पहले 500 ग्राम निकाल दिया तो जो भी मास है उसके साथ सिस्टम ऑसिलेट कर रही है और उसका टाइम पीरियड 2 है। When the 300 milligram mass is also removed, ठीक है, मिलीग्राम नहीं ग्राम होना चाहिए, ये जीएम होना चाहिए, यहाँ जीएम दिया गया है, is also removed, find the time period of oscillation. अब बेटा आप मुझे ये बताओ कि जब 500 ग्राम निकाला जाएगा तो मैं टाइम पीरियड लिखूंगा कैसे? 2 पाई 2 pi under root अंडर रूट में, सोच समझ के बताना के 1500, 500, 400. Kasakai. सोचो जरा, Yes. Yes, sir. आया समझ में? समझा. पक्का? Yes. अब सोचो कि अगर मैंने वो 200 वाला मास भी निकाल दिया, सॉरी 300 वाला मास भी निकाल दिया, ये 300 वाला मास भी निकाल दिया, तो टाइम पीरियड कैसे लिखूंगा? 2 pi 100 by k. वेरी गुड, जो ऑसिलेट कर रहा है वही लिखा जाएगा। Yes, sir. रेशियो ले लें इनका, खेल खत्म करें। t डैश बाई टी इज इक्वल टू 2 पाई के आपस में मर गए, 100 by 400, 1 by 4. t 1 डैश by 2. इनिशियल टाइम पीरियड तो 2 था, ये 2 सेकंड, जब 500 मास निकाला गया तब 2 सेकंड था, Yes, yes. ये 0 0 कट गए, 1 by 4 1 by 2, 1 by 4 का मतलब 1 by 2, तो t डैश क्या आया? 1. 1 सेकंड। आगे नहीं आसान, आप क्वेश्चन को जरा गहराई से समझो, ऐसे देखो तो टफ क्वेश्चन है, ये मास निकाला वो मास निकाला, आप क्या होगा, लेकिन अगर मैं लॉजिकली करता हूँ, अच्छे से कंसेप्ट को समझ के करता हूँ, 10 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन ये। यस सर। क्लियर? Yes, sir. ओके, लेट्स टेक द नेक्स्ट वन। A body of mass 200 gram is in equilibrium at x is equal to 0 under the influence of this force. ओके, तो ये फोर्स गिवन है। अब एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हम लोग ले लेते हैं, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल डिस्टेंस फ्रॉम इक्विलिब्रियम, तो टाइम पीरियड क्या होगा? स्मॉल डिस्टेंस या स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि x इज टू बी टेकन एज वेरी स्मॉल, x को काफी छोटा मानना पड़ेगा। अगर मैं x को छोटा मानता हूं तो x स्क्वायर वैल्यू मुझे Negligible. क्योंकि छोटे नंबर का स्क्वायर और छोटा हो जाता है, Yes. यकीन नहीं आता तो 0.1 का स्क्वायर करिए, 0.01. और छोटा होगा, समझे? Yes, sir. तो ये क्वेश्चन ही इस अजम्पशन में फ्रेम किया गया है कि तुमने एक्स स्क्वायर को निग्लेक्ट करना है, ठीक? तो ये फोर्स की इक्वेशन अब कैसे लिखनी पड़ेगी? -100x. तुमने करना क्या है, इस एक्स स्क्वायर को क्या करना है, कंसिडरेशन देना है क्या निग्लेक्ट करना है? Neglect. निग्लेक्ट करना है। लेकिन किसी भी ऑसिलेटिंग बॉडी के लिए फोर्स की इक्वेशन तो ये होती है। Yes. इक्वेशन कंपेयर करने के बाद मुझे पता चला कि के का वैल्यू 100. टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 pi m by k. देयरफॉर 2 पाई को तो कुछ नहीं कर सकते, m कितना? By 100. 200 into 10 to the power -3 डिवाइडेड बाय ये कितना? k 100। ये दोनों जीरो कट गए, ये दोनों जीरो कट गए, आंसर आया 2 पाई इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर -3। सॉल्व कर लो, टाइम पीरियड का आंसर निकाल लो, आंसर सेकंड में आ जाएगा। करेक्ट है? Yes, sir. कर पा रहे हो? Yes, sir. ओके, नाउ लेट्स टेक वन लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। आया ना समझ में पिछला क्वेश्चन क्या, उसमें और सॉल्यूशन न्यूमेरिकल के ऊपर मैं बात करूं? समझा. ओके,
कुछ दिक्कत होती है तो रिकॉर्डेड पार्ट है मौजूद यूट्यूब पे, इंशाल्लाह मैं लगा दूंगा इसको, तो जाके देख लो आप। नाउ दिस इज अ गुड क्वेश्चन, ये एग्जाम में भी आ चुका है, बहुत सारी अलग अलग बुक्स में भी इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एक मास m है जो कैपिटल M, हाँ, एक स्प्रिंग के साथ अटैच किया गया है जैसे दिखाया यहाँ पे, इसका फोर्स कांस्टेंट k है, और फिर ये मास बड़े अच्छे तरीके से ऑसिलेट कर रहा है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है। चलो ये भी एक आसानी दे दी इसने कि सरफेस पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन 11 में पढ़े, याद है ना? Yes, sir. तो इसका टाइम पीरियड t है और एम्पलीट्यूड a है, तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है, ये मास अपने हिसाब से ऑसिलेट करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, लाइक दिस। अब हमें पता नहीं क्या सूझा कि हमने कैपिटल M मास की इक्विलिब्रियम पोजीशन पर, नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, कहां रखा? इक्विलिब्रियम पोजीशन पर, मतलब कौन सा? जो मीन पोजीशन है, वहां पर जब वो आता है तो हम उसके ऊपर जेंटली, धीरे से दूसरा मास ड्रॉप करते हैं, स्मॉल m, छोड़ देते हैं वहां पे। तो अब ये पूछ रहा है कि भाई नया टाइम पीरियड क्या होगा, कौन बताएगा? M plus M. जल्दी बोलो। 2 pi under root small m by k. वेरी गुड, गलत जवाब। M plus m by k. अरे कब से तो सिखा रहा हूं, टाइम पीरियड लिखने में मास की टोटल वैल्यू लिखने का, जो भी ऑसिलेशन में है। स्मॉल m क्यों लिखेंगे यार? जब तुम स्मॉल m मास कैपिटल M पे चढ़ा रहे हो तो आप दोनों ऑसिलेट करेंगे ना, तो दोनों मास लिख देना यार, खत्म हो गई ना बात। Yes, yes. वो जिसने बोला ना स्मॉल m by k, उनको आया समझ में? Yes, sir. गलती नहीं करना, फिर पढ़ा के इतना सब बता के फायदा क्या? इतना तुमको मैं चालाक बना रहा हूं और तुम नीचे जा रहे हो। पक्का? Yes, sir. अब दूसरी वाली बात बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इसने पूछा एम्पलीट्यूड कितना होगा। अब यहां फंस गए हम लोग, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा लोड रखा है, तो मोशन में दिक्कत हो सकती है। Yes. ठीक है, एक मास चुपचाप ऑसिलेट कर रहा था, उसके ऊपर दूसरा लाके रख दिया ना तुमने, Yes. मोशन डिस्टर्ब होगा। हो सकता है डिस्टर्ब हो सकता है ना भी हो सकता है, हमें पता नहीं है, वो तो इवैल्यूएट करना पड़ेगा। टाइम पीरियड तो बदल गया बेटा, इतना तो है कि टाइम पीरियड बदल गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम इसका नया एम्पलीट्यूड कैसे निकालें। तो याद है 11th में हम लोग एक कंसेप्ट को हमेशा अप्लाई किया करते थे, जहां पर किसी सिस्टम में से कुछ मास निकाला गया, कुछ मास जोड़ा गया, या कुछ एक्सप्लोजन हुआ या कोलिजन हुआ, वहां पे एक कंसेप्ट लगाते थे हम लोग, याद है आपको? बड़ा इंपॉर्टेंट और काम का कंसेप्ट है, हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। Yes. जब भी कहीं टकराव होता है, एक्सप्लोजन होता है, कुछ मास निकलता है, कुछ मास जुड़ता है, तब याद है आप लॉज ऑफ मोशन पढ़ाते वक्त मैंने आपको बार बार इस चीज पे हाईलाइट कराया था कि ये एक सिग्नल होता है समझने का कि मुझे यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना है। कोलिजन्स हुए, मासेस निकले या मासेस ऐड हुए, ऐसी जब कोई प्रॉब्लम वहां पे सेट होती है तो हमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना है, तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे। ठीक है, तो हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे बड़े शानदार तरीके से, हम बोलेंगे भाई फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। और हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इसलिए भी लगा सकते हैं कि हमने मास कैसे रखा, Gently. कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आया। याद करो, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो उसी वक्त अप्लाई होता है ना जब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आता है। Yes. तो ये वर्ड बड़ा काम का है, अगर इस क्वेश्चन में यहाँ पे ये वर्ड नहीं लगाता हूं ना मैं, तो मैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी नहीं लगा सकता। क्या मालूम तुमने जबरदस्ती धक्का दिया हो मास लगाते लगाते, है ना? तो कंजर्वेशन नहीं जुड़ेगा, कंजर्वेशन तो उसी वक्त जुड़ेगा या अप्लाई होगा प्रिंसिपल जब हम कोई एक्सटर्नल फोर्स न अप्लाई करते हुए मासेस को निकालें या रखें। Yes. ठीक, अब फाइनल मोमेंटम का मतलब है टोटल मास, M plus है ना? कैपिटल M प्लस स्मॉल m करते हैं, वही अपना ऑर्डर फॉलो करते हैं। इनटू उसका फाइनल वेलोसिटी, और इनिशियल मोमेंटम का मतलब है इनिशियल मास इनटू उसकी इनिशियल वेलोसिटी। अब देखना यहाँ पे ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, मुझे उसकी फाइनल वेलोसिटी लिखनी है और मुझे उसकी इनिशियल वेलोसिटी लिखनी है। मासेस तो मैं समझ गया, ठीक है,
लेकिन ऑसिलेशन में एक चीज बड़ी काम की होती है कि वेलोसिटी तो हर जगह चेंज होती है। तो यहां हमें खास बताया गया है कि ये मामला हमने कहां किया, इक्विलिब्रियम पोजीशन में। तो अगर मैं इक्विलिब्रियम पोजीशन के हिसाब से वेलोसिटी लिखूं तो याद रखना वो आएगा ओमेगा डैश ए डैश, यस ओमेगा ए। आप बोलेंगे ये क्या, ओमेगा ए क्यों लिख रहे हो सर वेलोसिटी आप? क्यों लिख रहा हूं तुम ही बताओ। इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर वेलोसिटी कैसी होती है, मैक्सिमम। और मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ओमेगा इंटू ए, ओमेगा। हाँ ए ओमेगा कह लो, चलो तुम्हारे जैसा। क्लियर है? यस फिर तुम मुझसे बोल सकते हो सर तुमने इधर ए ओमेगा लिखा लेकिन इधर ओमेगा डैश ए डैश क्यों लिखा? सोचो मैंने ओमेगा डैश ए डैश क्यों लिखा, क्योंकि टाइम पीरियड बदल रहा है, हो सकता है एम्पलीट्यूड भी बदले, हो सकता है, तो नया एम्पलीट्यूड ए डैश हो जाएगा यहाँ पे। यस अब चलो इसको निपटाते हैं। जब मैं m प्लस एम इंटू ओमेगा डैश लिखूंगा ना तो आएगा k डिवाइडेड बाई m प्लस एम। सोच के देखो, इंटू ए डैश m अंडर रूट में k बाई m इंटू ए, क्या कहते हो? यस सर, एकदम पक्का? यस चलो भाई ये के तो मर गया, इसका कोई टेंशन नहीं। अब जो मैं लिखने जा रहा हूं ध्यान से देखना, कितने बच्चों को समझा? समझा। क्या समझे? डिनोमिनेटर का m प्लस एम रूट m प्लस एम इंटू रूट m प्लस एम। हाँ, ये जो m है ना इसको मैं रूट एम कर दूंगा, एक रूट कैंसिल कर दूंगा। ये जो m प्लस एम है इसको मैं दो बार रूट में लिख करके एक रूट वाला फैक्टर कैंसिल कर दूंगा, तो एक रूट वाला फैक्टर बच जाएगा। यस फाइनली बताओ ए डैश कैसे लिखूंगा? रूट m अंडर रूट में m डिवाइडेड बाय m प्लस एम इंटू ए, ये एम्पलीट्यूड आएगा। ये मेरा ख्याल है रिसेंट ईयर्स में कहीं जेई में या नीट में किसी एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, जेई में ही पूछा होगा शायद, आई एम नॉट कंफर्म, रिसेंट ईयर्स में पूछा है। तो ये नया टाइम पीरियड, ये नया एम्पलीट्यूड। अब इसमें एक बड़ी मजेदार बात सुनो, इसने बोला कि ये सेम कैलकुलेशन आप वापस से करो, लेकिन उस वक्त जब हम ये मास कहां पुटअप करें? एक्सट्रीम। तो टाइम पीरियड का कोई वांदा नहीं है। टाइम पीरियड निकालते वक्त तो मैं हमेशा एक ही बात हमेशा दिमाग में रखूंगा कि जो भी मास ऑसिलेट हो रहा है मैं उसको m की जगह पुटअप करूंगा, तो टाइम पीरियड तो जैसा है वैसा रहेगा। ठीक है? यस सर, जैसा है वैसा मतलब ये जो आंसर आया वही आंसर आएगा। डन? यस। अब रहा सवाल एक्सट्रीम पर अगर मैं इस तरीके का कुछ खेल करता हूं, कुछ चेंजेस लाता हूं, तो एम्पलीट्यूड का क्या होगा? सोचिए। तो चलो एक काम करते हैं, वैसे ही सोचते हैं कि भाई एक्सट्रीम पे भी फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम, बराबर? फिर ये वी फाइनल वी इनिशियल, बराबर? यस लेकिन एक्सट्रीम पे तो वेलोसिटी जीरो होती है, यस तो मोमेंटम ही जीरो है, जीरो बराबर जीरो। यस यस, इसका मतलब कोई चेंज नहीं होगा। नहीं होगा, मतलब एक्सट्रीम पर नो चेंज इन एम्पलीट्यूड। वही एम्पलीट्यूड मुझे मिलेगा। अब देखो कितना फर्क पड़ा। अगर मैं सेम काम मीन पर करता हूं तो एम्पलीट्यूड बदलता है, लेकिन वही काम अगर मैं एक्सट्रीम पर करता हूं तो एम्पलीट्यूड नहीं बदलता है। रुकी हुई हालत में मैंने उसमें मास जोड़ा ना, उसको पता ही नहीं चला बेचारे को, वो अपना काम कर रहा है। आ रहा है समझ में? यस सर। और मीन वाली पोजीशन पे जब मैं उस पर रखूंगा तो मोमेंटम का रूल आ गया बीच में। रुकी हुई हालत यानी कि एक्सट्रीम पे जब मैं उस पर मास छोड़ दूंगा तो उसको तो पता ही नहीं चला, वो बेचारा गधा मजदूरी कर रहा है, उसको समझा ही नहीं कि मेरे ऊपर दूसरा मास आ गया। वो तो रुक गया था पूरा, वो अपना लेके चल पड़ा, फिर जैसे चल रहा था वैसे ही चल रहा है। टाइम पीरियड बदलेगा लेकिन एम्पलीट्यूड नहीं बदलेगा। समझे नहीं समझे? यस सर। ओके, चलिए आज के लिए इतना काफी है, यहाँ पे रुक जाते हैं। इसके आगे के क्वेश्चन जो है वो अगली क्लास में कवर करेंगे। टोटल 31 क्वेश्चन है, तो 2-3 लेक्चर में लूंगा, इत्मीनान से इन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। बाय दैट टाइम यू मेक योर प्रैक्टिस, कंटिन्यू योर प्रैक्टिस। जैसे इस चैप्टर को हम एंड करते हैं, अनाउंस अ टेस्ट ऑन इट।